देखिए, 10 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 4 सीटें तो 101% लिख लीजिए जो समाजवादी पार्टी की हैं और जिन पे सुबह से चल रहा है, कहीं बस्ते भिगोए जा रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं किसी को पीटा जा रहा है। वो जो आदित्य यादव हैं, शिवपाल के बेटे, भरत जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शिवपाल जी के जो बेटे हैं वो धरने पे भी बैठ गए हैं। कई जगह लाठीचार्ज की खबरें हमारे पत्रकारों ने भी बताई हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वो घबराए हुए हैं। अब मैं 2 सीटें मान के चल रहा था कि जिन पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, वो सीटें हैं आगरा और हाथरस। हाथरस मेरी अभी किसी से बात हुई जाट समाज के आदमी से अपने से, उन्होंने कहा भैया 50% जाटों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया है। इसके अलावा बाकी कम्युनिटी को आप देख लीजिए, ये हाथरस की स्थिति है। दूसरा मेरी बात हुई कैंट के एक बूथ से, एक पत्रकार से बात हुई, वो कैंट के बूथ पे हैं। उन्होंने कहा भैया दोपहर का टाइम है, मेरी उनसे 1 से 1:30 बजे के लगभग बात हुई थी। बोला कैंट के बूथ पे इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और स्थिति यह है कि बहुत नेगेटिव माहौल आगरा जैसी सीट पे है, जिसको सुरक्षित सीट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वैसे भी वो सुरक्षित सीट है। तो वहां क्या है कि वहां श्रवण इस बार वैसे ही कम निकल रहा है और मायावती जी का हाथी बहुत गुस्से में घूम रहा है। वो आप देख रहे हैं 2-3 दिन से तो और ज्यादा गुस्सा चढ़ गया जब से रात को 1 बजे फोन आया है। तो वो संविधान भी बचाना है, तो उस चक्कर में हाथी भी चिंघाड़ रहा है। उधर जो है समाजवादी की साइकिल बड़ी तेज दौड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल भी है। तो ये स्थिति आगरा की मैंने बता दी। जो 4 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी, उनके नाम आपको बदायूं, फिरोजाबाद, संभल और मैनपुरी। 5वीं जो सीट है उसका नाम लिख लीजिए, वो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पे ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। एक संत वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जिनके आगे ना पीछे कोई, जैसे सुशील जी के पीछे नहीं है कोई, ऐसे उनके पीछे भी नहीं है और उनकी बड़ी लोकप्रियता पिछले दिनों में हो गई है। उसके 2-3 कारण हैं कि मैं बार-बार इसलिए कहता हूं आपको कि जो किसानों के बच्चे हैं, खासकर वो किसी भी कम्युनिटी के यहाँ हो जो बहुतायत में रहते हैं, यादव, ठाकुर, राजपूत, कुर्मी, जाट, इनके सबके बच्चे बहुतायत सेना में जाते हैं और सेना का ऐसा इन्होंने खराब मामला किया है अग्निवीर को लाके, इससे लोग बहुत गुस्से में, खासकर युवा बहुत गुस्से में है और युवाओं के अलावा युवतियां भी बहुत गुस्से में है कि उनकी शादियां नहीं हो रही है। पहले ये होता था कि लड़का सेना में है, कुछ साल के बाद आ जाएगा, पेंशन होगी, साला कुछ करे ना करे कम से कम पेंशन से गुजारा हो जाएगा और कोई बात अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो पेंशन पत्नी को मिलेगी। ये गारंटी होती थी वहां, गारंटी खत्म हो, मोदी जी की जो गारंटी है वो खत्म हो गई। तो इसलिए बहुत नाराजगी है। ये जो व्यक्ति है फतेहपुर सीकरी के, ये सेना से जुड़े हुए हैं, ये अग्निवीर की भी ट्रेनिंग देते हैं और अग्निवीर से पहले वाली ट्रेनिंग भी देते हैं। ये बारीकी इनसे पूछ भी रहे हैं लोग कि अग्निवीर का फायदा क्या है। तो ऐसा माहौल इनका बना है और जो माहौल बना था उसमें सोने पे सुहागा जो है, सुशील जी के दोस्त हैं वहां पे एक बाबूलाल, पता नहीं इनको कभी चाय उन्होंने वहां लखनऊ में पिलाई, कि हमें तो खूब पिलाते हैं दिल्ली में। तो वो 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। अभी वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उससे पहले मेरे ख्याल से 4 से 5 बार वो विधायक रह चुके हैं राष्ट्रीय लोकदल के और एक बार निर्दलीय भी जीत गए थे। मंत्री रहे मुलायम सिंह की सरकार में, बहुत लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। उनके बेटे रामेश्वर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना यह है, जब हमारी बात हुई है कि भाई जाट समाज के राजकुमार चाहर लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आप तो भारतीय जनता पार्टी में हो तो आप क्यों खिलाफ लड़ रहे हो? कि बोला जी यहाँ पे समाज की पंचायत हुई है और समाज की पंचायत ने ये कहा है कि भाई हमें इसको पसंद नहीं करते, हमें इसको हटाना है, तुम लोग चुनाव लड़ो। तो हमने ये बात पार्टी तक पहुंचाई, हमने कोशिश की कि भाई हमें टिकट मिले, पार्टी ने हमें टिकट दिया नहीं। तो फिर पंचायत ने ये कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा, अब आप निर्दलीय लड़ो। तो जब उनके लड़के ने निर्दलीय भरा तो पहले तो उसकी सदस्यता गई क्योंकि वो भी भाजपा में था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 दिन पहले बाबूलाल जी को भी नोटिस भेज दिया गया कि आप इसका चुनाव प्रचार कर रहे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये कॉन्फिडेंस होता
कि हम चुनाव जीत रहे हैं तो क्यों नोटिस और क्यों निकालना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की रैली वहां हुई, मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, तमाम मंत्रियों को वहां लगाया गया, सारा जो है सरकारी अमले को वहां लगाया गया, लेकिन सब मामला टाइट है फिश, और वहां चल रही है संत की साइकिल। तो इसलिए क्या, एक वहां पे दूसरा काम जो हुआ, प्रियंका गांधी का जो रोड शो हुआ, उसमें जो लोग नहीं जानते थे उस फौजी को, वो भी जान गए। कई गांव में, गलियों में आप नई गाड़ियां घुस पा रही तो लोगों ने कंधे पे उसको उठा लिया। तो उसकी इतनी लोकप्रिय हो गई। उसके पास एक जोड़ी जो है वो अपनी जो इनकी ड्रेस होती है, जो वर्दी होती है वो है। इसके अलावा उसके पास 2 कुर्ते पजामे और 1 बाल्टी है। वो अपना बाल्टी लेकर निकल जाता है, जिसको आटा दाल देना हो दे दो, इसी में खाने को रोटी दे दो, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास तो खोने को कुछ है ही नहीं। खोने को उसके पास है जिसके पास थी 8 सीटें, उसके पास खोने को बहुत है, और विपक्ष को पाने के लिए सब कुछ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, परिस्थितियां ग्राउंड पे, धरातल पे बहुत खराब है। और एक जो मैंने शायद अभी बता चुका हूं मैं, भैंस वाला मामला जो था, इससे वो कम्युनिटी भी वास्तव में नाराज है। ये मजाक का विषय नहीं है कि आप किसी के ऊपर सीधा हमला कर रहे हैं कि भाई आप हमारी बात कर रहे हो, और वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग नहीं होते, वो दूसरे लोग भड़का देंगे उनको। भाई राजपूत क्यों भड़क गए, जाट क्यों भड़क गए, किसान क्यों भड़क जाता है, कि आप अगर आप उसकी अस्मिता पे बात करोगे, उसकी इज्जत पे बात करोगे तो वो भड़केंगे। वो महिला पहलवान क्यों भड़क गई थी, बाकी लोग तो नहीं भड़कते। मुंबई वाली इतनी अरबों की करोड़ों की हेरोइन, हीरोइन होते हैं, वो तो नहीं भड़कते। ये लड़कियां क्यों भड़क गई भाई? तो ये क्योंकि ये एक सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं। ये अपने इज्जत के लिए, अपने उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं, इसलिए ये लोग चिढ़ जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीय परसेंटेज के हिसाब से ये चरण भी भारतीय जनता पार्टी को डेंट देख रहे हैं आप 5 सीटों के ऊपर। भरत जी देखिए, 2 चीजें हैं, 5 नहीं, मैं पूरी 10 की बात कर रहा हूं। या ऑल इंडिया में भी अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट और थोड़ा सा कर्नाटक, इसके अलावा आप महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आप बाकी को गोली मारिए, आप गुजरात देख लीजिए कि वोट फीसद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और दूसरा क्या है कि कई कई जगहों पे भयंकर गर्मी है, लोग सुबह थोड़ी लाइनें लग गई, ठंड ठंड में वोट डाल गए, उसके बाद अभी नहीं निकल रहे हैं। एक दौर आपको 4 बजे के बाद दिखने को मिलेगा, 4, साढ़े 4, 5 बजे थोड़ी सी लाइनें लूने कहीं लगेगी, इसके बाद कुछ नहीं होना। जो आपने रुझान देखे हैं मत फीसद के, पहले चरण में, दूसरे चरण में, वही तीसरे चरण में रहेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा चरण पहले दूसरे चरण से भी कम रह जाए, जबकि तमाम कवायद जो है इलेक्शन कमीशन ने करी, तमाम कवायद प्रधानमंत्री जी ने करी, तमाम कवायद गृह मंत्री जी ने करी, उसके बावजूद वोट फीसद नहीं बढ़ रहा है। ये ऐसा हो गया वोट फीसद कि जैसे हम किसी को गांव से वहां एम्स में लेके आते हैं, डॉक्टर कई इंजेक्शन ठोकते हैं उसको, लेकिन वो हिलता ही नहीं है। तो ये हिल ही नहीं रहा है, क्योंकि क्या है ना कि देखिए, मेरा 3 दशकों से, भरत जी मेरा जो 3 सबसे कम वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, गुजरात में देखने को मिल रहा है। इन 2 जगहों पर सर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात में कम देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं इसके 2 कारण बड़े मानता हूं भरत जी। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में और गुजरात में बहुत प्रभावित करता है वोटों को राजपूत समाज, ठाकुर समाज। और ठाकुर समाज कहीं ना कहीं अंदर से हाथ है, इसको आप भारतीय जनता पार्टी लगातार इग्नोर कर रही है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा करंट है। और वो करंट अगर आप 2 दिन पहले की घटनाएं उत्तर प्रदेश की देखें, जो रात को 1 बजे फोन हुआ, 2 टिकट महत्वपूर्ण आपके यहाँ बदले गए, बस्ती और जौनपुर, इसको ठाकुर से जोड़ के देखिए। और ये ठाकुर 4 जो आपके ठाकुर, उनको नेता कहिए, बाहुबली कहिए, जो मर्जी कहिए, ठाकुर यशवंत सिंह, धनंजय सिंह, और दूसरे आपके वो जो क्या राजा भैया, एक और चौथे नाम है। तो ये 4-5 नाम ऐसे हैं कि सबको चूड़ी टाइट की गई है रात को, और दिल्ली से राजा भैया तो बंगलोर बुलाए गए थे मलिक साहब। राजा भैया तो विशेष जहाज से बंगलोर बुलाए गए थे अभी परसों।
राजा भैया को अभी जो है चुनाव प्रचार करते देखेंगे आप बनारस में, और बनारस की आसपास की सीटों में देखेंगे आप प्रचार करते हुए। लेकिन वो प्रचार ऐसा ही होगा कि जैसे संजीव बालियान का प्रचार सुरेश राणा और उसने किया, दूसरे जो अपने क्या नाम उनका, उन्होंने किया है। नहीं जयंत नहीं, वो दूसरे ठाकुर समाज के हमारे यहाँ आते हैं, संगीत सोम। संगीत सोम और सुरेश राणा ने जितना अच्छा प्रचार यहाँ पे मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान का किया, ऐसे ही प्रचार राजा भैया और बाकी लोग करेंगे। क्योंकि क्या आप साथ चलेंगे? अब जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा कि अगर बागपत जयंत चौधरी के हाथ से निकल जाए। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में उनको 7 सीटें मिल रही थी, और अगर हम ये बात मान लें कि अखिलेश यादव आपको 3 या 4 सीटें कह रहे थे कि हमारे जो है हमारे लोगों को अपने सिंबल पे लड़ा लो, तो अभी भी तो आपने उसके आदमी को लड़ाया वहां पे बिजनौर में। वो तो अखिलेश का आदमी है, वो तो समाजवादी पार्टी का आदमी है जो बिजनौर से चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रीय लोकदल का। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपकी दोनों सीटें खतरे में पड़ी हुई हैं, बागपत भी और बिजनौर भी। तो आपने क्या हासिल किया भारतीय जनता पार्टी में आके? दूसरी बात यह है कि बिना जयंत चौधरी के कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, ये सीटें अगर आप जीत जाते हैं, फतेहपुर सीकरी आप समाजवादी पार्टी जीत जाती है, समाजवादी पार्टी मतलब गठबंधन कांग्रेस जीतेगी, तो अगर ये सारी सीटें बिना राष्ट्रीय लोकदल के हम जीत जा रहे हैं, तो हमें राष्ट्रीय लोकदल को ढोने की क्या जरूरत है? काहे को उनको राज्यसभा देना, काहे को उनको विधायक जिताना? तो ये अगर परिस्थितियां हैं, तो ये नया परिप्रेक्ष्य की राजनीति आप वेस्टर्न यूपी में देखने जा रहे हैं आने वाले समय में। क्योंकि जिसको जाट लैंड के तौर पे जाना जाता था, वहां पे ठाकुरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, और इससे जाट समाज बहुत आहत है। तो वो इनसे बदला ले रहा है कि इनको समाप्त करो और किसी नए बैल को लाओ राजनीतिक फसल की जुताई करने के लिए। ये खत्म हो चुके हैं, ये शहरी बैल है, ये हल में नहीं चल पाएगा। तो नए बैल की खोज हो रही है वहां पे वेस्टर्न यूपी में जाट समाज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी।